ऋतिक कंक्लूड करो। At conclusion, I would like to say that it's not a one-point solution. It's not objective that which one is better, which one is not better. It's just a subjective matter. If we talk about well, we can say that the few parts are better in the ancient India, and at few aspects, medieval India is much better than ancient India. For example, just I would like to conclude with few example. For example, we can say that in education sector, ancient was the best as compared to medieval India, because we can say the multiple universities and multiple universities which was world famous. But in medieval India, there are no such initiative. It was just initiated, but at not much extent. So in education sector, ancient was ancient much better than medieval India. But in if you talk about in terms of architecture and military, we can conclude that medieval was better than ancient. So at last, it's just not objective. It's both are better at their own aspects. Thank you, Prasid. Thank you. सेम है, सुरुचि ने भी यही बात की है और ऋतिक का सेम लॉजिक आया है। ठीक है, पूजा आपका क्या लॉजिक है, दोनों में से कौन बेहतर है? अ, पर ठीक है, दोनों ही लगभग एक जैसा बोले हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस था। पर मेरा मानना है कि आई थिंक प्राचीन भारत में सर शासकों के पास पर्याप्त समय था सोचने के लिए। तो जैसे चतुर्मुखी विकास हुआ था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चतुर्मुखी विकास हुआ था, कल्चरल विकास भी हुआ था। मध्यकालीन में सर स्टेबिलिटी नहीं थी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। मतलब शासक आते थे, बाहर से आक्रमण होते थे, वो जब तक खुद को जमा पाते तब तक दूसरा शासक रिप्लेस कर देता था। ठीक है। तो उन्होंने भी किया है जी। जैसे मुगल काल थोड़ा सा लंबा चला था, तो उन्होंने अपने शासन काल में कुछ किए हैं, जैसे हमें दिखाई पड़ता ताजमहल इत्यादि शाहजहां ने करवाया था, तो स्थापत्य कला दिखाई पड़ता है। बाबर ने भी कुछ हद तक करी थी, उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था। और जौनपुर का जैसे हम देख सकते हैं, तो वहां से भी काफी मतलब स्थापत्य कला देखने को मिलता है। बट अगर साहित्य के बारे में बात करें तो सूफी वगैरह जो थोड़े बहुत हमें दिखते हैं, उनकी बुक्स वगैरह, लेकिन खास नहीं, क्योंकि उनके पास जहां तक मैं समझ पा रही हूँ स्टेबिलिटी की कमी की वजह से हो सकता है ये। और अगर वो लंबा रुकते, भारत को बहुत अच्छे से समझते, काफी घूमते या फिर भारत को अच्छे से समझते, तो शायद वो इस बारे में सोच सकते थे। ऐसा मेरा विचार है। और प्राचीन काल को अपने आप में सर बेस्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ बेहतर था, मध्यकाल के मुकाबले कह सकते हैं। चतुर्मुखी विकास हो गया था। ठीक है, मीनाक्षी कंक्लूजन। तो हम ये भी कहेंगे, जैसे प्राचीन काल में बहुत सारे मतलब जैसे दीदी ने बोला कि स्टेबिलिटी थी, शासक मतलब लंबे टाइम तक चले थे, तो वो मतलब बाकी विकास भी कर सकते थे मतलब, और उन्होंने किया भी। और जैसे मध्यकाल में था, इतना विकास मतलब मतलब राजा वगैरह इतने लंबे टाइम तक रहे नहीं, कुछ ही रहे, जैसे उनकी बाद की पीढ़ियां इतनी मतलब स्थिर नहीं रह सकी, शासन नहीं चला पाई लंबा। तो इस कारण स्टेबिलिटी ना होने के कारण ज्यादा विकास नहीं हो पाया। कुछ राजाओं के टाइम पे बहुत ज्यादा विकास हुआ है, जैसे बोलते हैं कि अमेठी के टाइम पे इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन जैसे को इतना टाइम नहीं मिला। बलबन ने बहुत कुछ किया, लेकिन कैकुबाद और वगैरह कुछ कर नहीं पाए, है ना। और जैसे अलाउद्दीन ने बहुत किया, उसके बाद कौन आया था, कोई भी नहीं आया इतना। तो ऐसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल बेहतर था, पर लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ना कि मध्यकाल में तो हमें हमारे पास प्राचीन की सारी चीजें। ठीक है, वंदना कंक्लूजन। वंदना कहाँ गई? वंदना, वंदना यादव जी कंक्लूजन। वंदना को आवाज मेरी नहीं आ रही क्या? आप लोग बोल रहे हैं एक बार। हेलो आ रही है सर। सर आवाज आपकी। वंदना को आवाज सर नहीं आ रही मुझे क्या? नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। आ रही है सर। अच्छा, बाकी हेलो बन्ना जी। सर की आवाज नहीं आ रही मुझे। इसको बता दो फिर क्या करना है। सर कंक्लूजन निष्कर्ष मांग रहे हैं। मुझसे? हाँ ठीक। बन्ना जी आप। ठीक सर, मैं बोलती हूँ। सर प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता में देखें तो सुनियोजित शहर, और वैदिक काल में बहुत सारे मतलब वेद और आयुर्वेद के दिशा में भी काम किया गया। और बौद्ध और जैन के टाइम पे भी मतलब बहुत सारी आध्यात्मिक चीजें हुई। और मौर्य काल में आते आते हमने देखा अर्थशास्त्र का विकास, जो मतलब राजनीति के लिए बहुत बड़ा साहित्य था मतलब। और
अशोक के टाइम पे आते-आते मैंने देखा कि अभिलेख और तक्षशिला और नालंदा का जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो बहुत अच्छा कदम था। और जो सर नालंदा हुआ अशोक के समय? नालंदा नहीं, गुप्त के नहीं समय गुप्त में। काल में, मतलब एंशिएंट में ही। और जो विदेशी यात्री आए वेन-सांग सीयू की से सर विदेशों में भी मतलब भारत की पहुँच बढ़ी, वहाँ तक सबको पता चला। और मध्यकाल में आने पर सर जो बाहरी आक्रमण हुए ना, उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गईं। युद्धों युद्धों के तरीकों में तो विकास हुआ और मतलब जैसे कि तोपें और बंदूकों का, और हमारे यहाँ स्थापत्य में बहुत सारा विकास हुआ। कुतुब मीनार बना और जो मतलब चारबाग शैली में मकबरे वगैरह जो भी बने, बहुत सारे मतलब विकास हुए स्थापत्य में। और साहित्य में आम जीवन को यूज़ किया जाने लगा। नहीं तो पहले था, तो पहले मतलब ज़्यादातर राजाओं के जीवन पे लिखा जाता था। और मध्यकाल में खजुराहो और हम्पी को भी देखें तो वहाँ मतलब बहुत बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ और मकबरों का भी निर्माण हुआ। तो सर थोड़ा-सा अभी डर रही हूँ। मतलब इतना कुछ तो हुआ मध्यकाल में, लेकिन मतलब जो हमें पीछे प्राचीन काल से सीख के आगे बढ़ना चाहिए था सारी चीज़ों को। हम कहीं न कहीं ये युद्धों में उलझ के रह गए और सांप्रदायिकता में और जातिवाद में ज़्यादातर हम लोग उलझ के रह गए। इसलिए हम थोड़ा-सा मतलब अच्छे से विकास नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोगों का सर निष्कर्ष मुझे ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब वरना एक बार दोबारा मैं माइक ऑन करता हूँ। हेलो सर। आवाज़ आ रही है मेरी? अब चेक करो। हेलो? हाँ जी जी सर। सर, आ रही है। जी हाँ, सर, अब आ रही। तो अभी तक हमने जितने लोगों के कंक्लूजन सुने हैं, सबके लगभग एक मत से जा रहे हैं, सिवाय समा के, ठीक है? सबका ये कहना है सर, कि यहाँ पर सर जो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, बताओ आप। सर जैसे कि आपने मध्यकाल और प्राचीन काल के बारे में बोला, शासक एक थे, जनता एक थी, भूमि भी एक मिला दोनों को। भूमि भी एक ही मिला, शासक भी एक ही मिला, जनता भी एक ही मिली। लेकिन उसका विकास का जो दायरा था, कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं कि मध्यकाल में बाहरी आक्रमण हुआ, इसलिए व्यवस्था जो है त्रस्त हो गई। लेकिन हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी तो बाहरी आक्रमण हुआ था, हुआ था। सिकंदर ने किया था। उस वक्त व्यवस्था क्यों नहीं ठप हुई थी? सिकंदर ने चंद्रगुप्त ऐसा क्या किया था? उनसे हमें सीखने की जरूरत, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य से हमें सीखने की जरूरत थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा क्या किया था कि उन्होंने सिकंदर सिकंदर की आक्रमणता को ये टैकल किया था। वो हमें उस वक्त सीखने की जरूरत थी। हाँ, बोल सकते हैं कि मध्यकाल में वो क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम से ज्यादा आक्रमण हो रहे थे। लेकिन हमें उस वक्त समुद्री समुद्री मार्ग से जो आ रहे थे, जैसे कि आपके ये 1498 में वास्को डी गामा लोदी के समय आते हैं, तो उस वक्त हो सकता था कि लोदी और यहाँ पे आपके कालीकट पे जमोरिन दोनों मिलकर रोक सकते थे। अगर चाहते तो उस वक्त रोक सकते थे। वो एक दोनों के मध्य एक जो तारगम्यता थी, वह कहीं हमें गौण देखने को मिलती है। उस अगर हम कल कंक्लूजन पर आते हैं कि जनता भी एक थी, भूमि भी एक था, और ये शासक भी एक थे। सबको हर हर देश हर काल में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से आगे बढ़कर हमें प्राचीन भारत हो या फिर मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक आधुनिक भारत हो, हमें उन तीनों में कंपेयर करने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है, जैसा कि समाधि ने कहा कि हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं। कंपेयर करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम यहाँ प्राचीन को एक अंग्रेज ने प्राचीन को हिंदू में बांट दिया और मध्यकालीन को मुस्लिम में बांट दिया, और आधुनिक काल को तो वो क्या ही बताएं उनका। तीनों में हम कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम तीनों में कंपेयर करके, जैसे कि एक घर का बच्चा होता है, एक तीन बच्चे होते हैं, एक पढ़ने में अच्छा होता है, एक किसी अन्य क्षेत्र में अच्छा, एक किसी अन्य क्षेत्र में अच्छा होता है। हमें तुलना करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अपने अगले अगले पीढ़ी को समझा सकें कि बच्चे ये अच्छे थे, ये अच्छे थे, ये अच्छे थे, ये अच्छे इसलिए थे, ये बुरे इसलिए थे। इसीलिए हमें जरूरत है तुलना तुलना करने की। बस सर, और सर कुछ नहीं। मौर्य सर मौर्य काल में देखे तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासक लगभग पूरे भारत में था, और मध्यकाल में देखें तो हमें शासक छोटे छोटे टुकड़ों में नजर आता है। तो सर ये एक अलग करता है ना मध्यकाल को प्राचीन काल से।